साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी के अगले चैप्टर में आ गए। हिंदी की जब शुरुआत किया था तो हमने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण होती है और वर्ण के बाद फिर शब्द की बारी आती है। तो आज के इस वीडियो में हम शब्द की चर्चा करेंगे, यानी शब्द से कितने तरह के सवाल, क्या सवाल होते हैं, पूरी बात की जाएगी। तो शब्द जो है सबसे पहले तो कैसे बनता है, देखो इसकी अगर सिंपल परिभाषा देखी जाए तो शब्द जो होता है अगर ऐसे साधारण में लिया जाए तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, कोई दो वर्ण दो अक्षर मिला दें तो वो मिल जाएंगे लेकिन शब्द जरूरी नहीं बन जाए। जैसे एक वर्ण है, मान लें एक वर्ण लिखा है कुछ भी, आ ले लें, और एक और वर्ण मिल जाए कोई, अक, तो ये कोई शब्द नहीं बना। या कोई और कर लें, डा, कुछ नहीं बना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक वर्ण तो मिलेंगे लेकिन उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो शब्द की विशेष बात ये हुई कि दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका अपना कोई अर्थ होता हो वो शब्द कहलाता है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो फिर वो शब्द नहीं होगा। वो तो वर्ण है, तीन चार लिख दो आप ऐसे, लेकिन वो शब्द नहीं होगा। तो शब्द जो होता है उसकी यही परिभाषा बन जाती है कि दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह जिसका अपना कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। किताबों में आपको लिखा रहेगा कि वर्णाक्षर युग्म ऐसा जिसका कोई अर्थ हो तो वो शब्द कहलाएगा। और शब्द निर्माण जो है कई तरीके से होता है, वो अभी हम शब्द निर्माण में बात करेंगे। उपसर्ग प्रत्यय के द्वारा होता है और संधि के द्वारा होता है, समास के द्वारा होता है। इस तरह होगा तो टॉपिक एक एक हम बात करेंगे। पहले शब्द की जानकारी ले लिया जाए। शब्द देखो दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं और निरर्थक कितने प्रकार के होते हैं, इन पे बात करना है। थोड़ा हम अभी साइड में पहले बता दें आपको, जो सार्थक शब्द का मतलब जिनका अपना कोई अर्थ हो वो सार्थक कहलाते हैं। और ये सार्थक शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हम तीन आधारों पर करेंगे। एक होगा रचना के आधार पर, यानी रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे। दूसरा होगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा होगा अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, इस पे चर्चा होगी। और निरर्थक शब्द जो होंगे वो दो ही होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता अविकारी शब्द। इस पूरे टॉपिक पे इन्हीं चीजों पे चर्चा करनी है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और निरर्थक शब्द जो हैं वो विकारी और अविकारी होते हैं। उसके पहले एक चीज समझ लें, शब्द जो है शब्द ब्रह्म होते हैं। ऐसा कहा गया है कि शब्द ब्रह्म होते हैं। तो कभी कभी भरने के लिए आ सकता है, ऐसे लिख के आ सकता है, शब्द डैश होते हैं। अब बीच में ऑप्शन में रहेगा ब्रह्म, शैव, विष्णु, कुछ भी। तो शब्द जो है क्या होते हैं, ब्रह्म होते हैं। और जो अर्थ वैशिष्ट शब्द होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जो अर्थ वैशिष्ट नहीं होते उन्हें निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आपसे सवाल पेपर में कैसे आता है, पूछा जाएगा कि कोई एक शब्द होगा कि नेतागिरी कैसा शब्द है। अब नेतागिरी जो है रचना के आधार पर कोई दूसरा शब्द होगा, उत्पत्ति के आधार पर दूसरा शब्द होगा, अर्थ के आधार पर कुछ और होगा, इस तरह से। और विकारी और अविकारी दूसरा कुछ होगा।
तो हम एक एक टॉपिक पे इत्मीनान से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा तो लिखा ही दिए, आप लिख लिए होंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह जिसका अपना कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं, रचना समझते हो, दो रचना होती है। हम उन रचना की बात नहीं कर रहे हैं। रचना मतलब होता है एक रचना और एक रचना। एक रचना का मतलब होता है किसी की रचना है, जैसे सूर की रचना सूरसागर, तुलसी की रचना रामचरितमानस, और एक रचना होता है निर्माण करना, यानी जैसे मेहंदी रचना, मेहंदी रची जाती है ना। तो दो अर्थ होते यहां पर, रचना यानी बनावट के आधार पर, वह निर्माण, कैसे निर्माण हुआ है। तो रचना के आधार पर कोई भी शब्द, ये जो तीन प्रकार के इसके डिविजिबल होंगे, ये तीन भाग होंगे, और ये तीनों पढ़ने के बाद हिंदी का कोई भी शब्द होगा, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा। रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रूढ़ शब्द, नंबर दो यौगिक शब्द, और नंबर तीन योग रूढ़ शब्द। नंबर एक क्या होगा? रूढ़ शब्द, नंबर दो यौगिक शब्द, और नंबर तीन योग रूढ़ शब्द। अब कोई भी शब्द होगा हिंदी में, कैसा भी शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो वो या तो फिर रूढ़ होगा, या फिर यौगिक होगा, और या तो फिर योग रूढ़ होगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आप इस नाम को देखें तो योग रूढ़ शब्द जो है, योग और रूढ़ दोनों से जुड़कर बना है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। यानी देखा जाए तो केवल शब्द जो है रचना के आधार पर दो ही प्रकार के, एक रूढ़ और एक यौगिक। रूढ़ का मतलब होता है, एक लाइन में अगर समझे, अभी हम विधिवत बताएंगे, लेकिन अगर आपको समझना है तो रूढ़ का मतलब होता है केवल एक शब्द हो, उसमें एक शब्द अगर है तो वो रूढ़ कहलाएगा। और यौगिक लिखा है ना, योग का मतलब जोड़, यानी अगर दो शब्द जुड़े हों, तीन शब्द आपस में जुड़कर कोई शब्द बना हो, तो वो कहलाएगा यौगिक शब्द। एक शब्द मतलब, जैसे मान लिया लिखा है गंगा, गंगा ये एक शब्द है कि नहीं? ये क्या होगा? रूढ़ शब्द। और दूसरा शब्द जैसे कहीं लिखा मिल जाए पुत्र, तो ये क्या होगा? ये भी रूढ़ शब्द होगा। यानी अकेला शब्द हो, केवल एक शब्द अगर है, उसमें कुछ जुड़ा उड़ा नहीं है, केवल एक शब्द है, स्वतंत्र शब्द है और अर्थ तो उसका होगा ही, तो वो कहलाएगा रूढ़ शब्द। एकदम सिंपल बात, एकदम धरातली समझें आप, ज्यादा हाई फाई नहीं करना है। एकदम एक शब्द अकेला शब्द है तो रूढ़, और दुकेला है यानी दो शब्द जुड़े हैं तो यौगिक। यानी दोनों शब्दों को अगर जोड़ दें हम, गंगा पुत्र, तो ये क्या बन जाएगा? यौगिक शब्द। यानी एक शब्द है तो रूढ़ शब्द, और अनेक यानी दो शब्द मिलकर कोई शब्द बना है तो वो यौगिक शब्द। समझ में आ रही बात? तो इस बात को चाहे तो आप लिख लें, पहले लिखें, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रूढ़ शब्द, नंबर दो यौगिक शब्द, और नंबर तीन, लिख लें, इसकी बात अभी बाद में करेंगे, योग रूढ़ शब्द। क्लियर हुई बात? और रूढ़ और यौगिक आप समझ गए होंगे। रूढ़ होता है केवल एक शब्द, तो इसमें लिख लो रूढ़ में ऐसे शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है, और वे प्रायः, परिभाषा कोई मतलब नहीं, कैसे भी लिख लो, और वे प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।
रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई है, लिखना जरूरी है आपको, और आपको केवल इतना समझना है, अकेला शब्द होगा तो रूढ़ होगा। राम रूढ़ है ना, विद्या रूढ़ है, बस रूढ़ है, बिजली रूढ़ है, बक्सा रूढ़ है, खंभा रूढ़ है। कोई भी एक शब्द होगा, अकेला शब्द है तो रूढ़ होगा। बैल रूढ़ है, कोई भी हिंदी का, कोई भी दुनिया का शब्द हो, अगर अकेला है तो वो रूढ़ है। और अगर दो जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? यौगिक। जैसे एक शब्द विद्या रूढ़ है कि नहीं, और इसी में जोड़ दें हम आलय, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे संधि के तहत तो ये शब्द बन जाएगा क्या? विद्यालय। और विद्यालय कैसा शब्द हो गया? ये यौगिक शब्द हो गया। यानी अकेला शब्द ये रूढ़ था, ये रूढ़ था, तो ये क्या बन गया? यौगिक बन गया। तो यौगिक की परिभाषा में भी आप लिख सकते हो क्या? जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर, या दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। और इस पे कहीं कुछ नहीं करना है। रूढ़ मतलब एक और यौगिक मतलब दो। ठीक, अब योग रूढ़ की बात कर लें। योग रूढ़ जो नाम है भाई, इसका नाम रूढ़ योग क्यों नहीं पड़ा? नाम क्या पड़ा? योग रूढ़। यानी पहले क्या है? योग, और बाद में क्या है? रूढ़। यानी इस शब्द में भी योग तो होगा, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द जुड़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ जो है रूढ़ होगा, यानी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होगा। किसी एक अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। अब एक अर्थ में कैसे? जैसे एक शब्द है लंबा। लंबा कैसा शब्द है बताओ? रूढ़ है कि नहीं भाई? अकेला शब्द तो रूढ़ होगा। दूसरा शब्द है उदर। उदर कैसा शब्द है? यह भी रूढ़ होगा, सिंगल शब्द है। दोनों जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा गुण संधि के तहत। अभी संधि पढ़ाएंगे, विश्वास मानो ये सब चीजें समझ गए ना तो संधि में बहुत मजा आएगा। संधि माने कुछ नहीं, जब सब तरफ से सब बातें सब वही मान लेता है तो फिर संधि हो ही जाती है। फिर कहां विग्रह रहता है, फिर विच्छेद कहां रहता है? संधि कब नहीं होती? जब कोई कोई बात एकाद नहीं मानता। संधि बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगर लंबा और उदर देखे तो क्या बन गया? लंबोदर। तो लंबोदर यौगिक तो होगा, पक्का होगा ना। लेकिन लंबोदर जो शब्द है ये सदैव एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप किसी को लंबोदर नहीं कह सकते। लंबोदर आप केवल और केवल किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो लंबोदर शब्द जो है केवल गणेश के लिए बना है, तो ये रूढ़ भी तो है, क्योंकि रूढ़ की विशेषता है कि उसका कोई ना कोई अर्थ हो। और योग रूढ़ भी तो यानी यौगिक योग भी हो, उसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बना शब्द किसी एक अर्थ में प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। समझ रहे ना? इसकी परिभाषा लिखो। जब योग रूढ़ शब्द हेडिंग डालो। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से बना, रूढ़ शब्दों से बना ऐसा यौगिक शब्द, ऐसा यौगिक शब्द जो किसी एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जो किसी एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन। दशानन, दशानन भी तो होगा योग रूढ़ शब्द। दो शब्द लेकिन दशानन सदैव रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह के जो भी शब्द हैं वो सब क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और जो यौगिक शब्द की अभी हमने बात किया था, यौगिक क्या होता है?
ये दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से प्रयोग करके बनाया जाता है और इसका निर्माण जो है वो उपसर्ग के द्वारा होता है। यानी किसी शब्द में अगर उपसर्ग लगा है तो वो फिर रूढ़ शब्द नहीं होगा, वो यौगिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जुड़ा है ना कुछ। जैसे मान लिया एक शब्द है परोपकार, अब परोपकार में देखो पर है, उपकार, उप है, कार है, तीन शब्द जुड़े हैं तो यौगिक शब्द होगा। एक दंत, अब एक दंत देखा जाए तो एक शब्द है, दंत लिखा है तो एक दंत भी यौगिक शब्द होगा, लेकिन चूंकि इसका अर्थ सदैव एक दंत दयावंत चार भुजाधारी गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो ये यौगिक तो होगा। कोई नहीं कह सकता कि एक दंत शब्द जो है वो यौगिक नहीं है। वो क्या है? यौगिक तो है ही है, लेकिन चूंकि एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो योग रूढ़ होगा। तो योग रूढ़ जो शब्द है वो यौगिक भी होता है, रूढ़ भी होता है, और अर्थ सदैव एक के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। वीणा पाणी, वीणा एक शब्द है, पाणी एक शब्द है। वीणा मतलब वीणा, पाणी माने हाथ, और वीणा हाथ दो शब्द जुड़े हैं तो यौगिक होगा। लेकिन वीणा पाणी सदैव सरस्वती के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो हमारे ख्याल तीनों समझ गए। अब आपको पेपर में सवाल कैसे करना है, जैसे आ जाए कि कोई शब्द आ गया, पूछा जाए कैसा शब्द है, कोई शब्द आ गया पूछा जाए कैसा शब्द है, तो आपको जैसे मान लिया लिखा है गणपति, गणपति पूछा गया रचना के आधार पर गणपति जो है कैसा शब्द है। अब आपको देखना है इसमें पहले एक शब्द है कि दो। देखा जाए तो गण और पति दो शब्द है ना, तो ये रूढ़ शब्द नहीं हो सकता। अब ये यौगिक होगा 100%। अब केवल इतना देख लो कि इसका अर्थ किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता हो, इसका प्रयोग किसी एक अर्थ में अगर होता हो तो योग रूढ़ लगाओ, और नहीं तो फिर यौगिक लगाओ। तो आपको करने में यह करना है कि जब अकेला शब्द मिले तो रूढ़ लगा दो, और जो दो मिल जाए, तीन जुड़कर बना हो, तो खाली इतना देख लो कि वो किसी एक ही के लिए तो नहीं प्रयोग किया जाता। अगर एक ही चीज के लिए प्रयोग किया जाता हो तो योग रूढ़ लगा दो, अन्यथा सब क्या ठोक दो? यौगिक। ये तरीका लगाना है। शब्द बहुत सारे हैं, शब्द तो हमारे शब्दकोश में बहुत सारे हैं, हम 1 घंटा नहीं 2 घंटे कराते रहेंगे। एक शब्द है पंकज, बताओ कैसा शब्द है? रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है? आपको लग रहा होगा रूढ़ है, नहीं, इसमें दो शब्द जुड़े हैं, पंक और जा। जा माने होता जन्म लेना, और पंक मतलब कीचड़। तो इसका अर्थ हुआ कीचड़ और जन्म, दो शब्द मिले तो रूढ़ तो हो ही नहीं सकता। अब ये यौगिक होगा और या तो फिर योग रूढ़ होगा। अब पता करो ये किसी एक अर्थ में प्रयोग किया जाता है क्या? देखो पंक और जा मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात अब कीचड़ में जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, लोग नहीं मतलब जीव। भाई कीचड़ में कीड़ा मकोड़े भी कीचड़ में पैदा होते हैं, लेकिन ये पंकज कीड़े मकोड़े के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा, ये सदैव कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, कमल के लिए। तो ये एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया। भाई अगर पंक और जा का मतलब कीचड़ में जन्म लेना है तो पंकज जो है वो कीड़े मकोड़ों के लिए भी प्रयोग किया जाए, क्योंकि कीड़े मकोड़े किसी नर्सिंग होम थोड़े जाते हैं, वही तो पैदा होते हैं। और पंकज कमल को भी प्रयोग किया जाए, लेकिन जब केवल कमल के लिए प्रयोग किया जाता है तो पंकज जो है वो योग रूढ़ शब्द होगा, यौगिक नहीं होगा। कुछ माइंड में सेट हुआ होगा। फिर से एक बार, कोई शब्द अगर आया, अगर अकेला शब्द है तो रूढ़ होगा, दो शब्द जुड़े हैं तो यौगिक होगा, और उसका अर्थ अगर किसी एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाए तो योग रूढ़ लगा दो, और नहीं तो यौगिक लगा दो, काम हो जाएगा। तो यौगिक शब्द जो है उपसर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रत्यय के द्वारा भी बनते। जैसे मान लिया लड़कपन है, लड़का एक शब्द है उसमें पन लग गया, लड़कपन यौगिक शब्द बन गया। उपसर्ग प्रत्यय दोनों से बनते हैं। अनुकरणीय, करण शब्द में ई प्रत्यय लगा, अन उपसर्ग लग गया, तो अनुकरणीय जो शब्द है वो यौगिक शब्द होगा। और समास के द्वारा भी बनाया जाता है। समास के द्वारा चंद्र है, शिखर है, शेखर, चंद्रशेखर बन गया तो ये भी यौगिक होगा, और चूंकि एक ही अर्थ में चंद्रशेखर प्रयोग किया जा रहा है तो वो योग रूढ़ कहलाएगा।
बात समझ में आ गई। तो हमारे हिसाब से कि रचना के आधार पर कोई भी शब्द आपका नहीं छूटना चाहिए। चलते चलते हम फिर बता दें कि रचना के आधार पर अगर शब्द, वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर ये शब्द क्या है, ऐसा कुछ नहीं। साफ साफ एक शब्द दिया रहेगा। जैसे एक शब्द दे दिया गया धतूरा। धतूरा कैसा शब्द है? अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रहा है। जो ऑप्शन देगा उसी आधार पर बताना है। अब ऑप्शन में जैसे लिखा है यौगिक, इसका मतलब रचना के आधार पर पूछ रहा है। योग रूढ़, रूढ़ और चौथा दे दिया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीन ही आधार होते हैं, तो चौथा कोई नया देगा या तो फिर। अब आपको देखना है कि ये यौगिक, योग रूढ़ या रूढ़, तो पहले देखना ये एक शब्द है कि दो। एक शब्द है, अकेला शब्द है कि नहीं। जब अकेला शब्द है तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द, वो रूढ़ शब्द। अगर दो शब्द जुड़े होते तो इनमें विचार करते। समझ में आ गई बात? बहुत सरल है। कोई भी सवाल होगा, कोई भी शब्द होगा, आप कर लेंगे। तो रचना के आधार पे हमको लगता समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला आधार। अगला आधार अभी हम सोच रहे हैं बता दें, लेकिन फिर दिमाग में आया कि आप एक एक चीज हजम करो। अब आपको ये पढ़ने के बाद जिम्मेदारी है, कोई शब्द कहीं पर पढ़ा मिल जाए, लिखा मिल जाए, उसको तुरंत तोलो तीन आधारों पे। ये रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़, ओके। और कोई भी शब्द में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी हमारा आपका जो वार्तालाप का माध्यम है वो केवल एक ही है, कमेंट करना। हम यथासंभव आपको आंसर देंगे। और हम चाह रहे हैं कि अगला आधार जो है वो अगले वीडियो में बताएं, ताकि आप इत्मीनान से, अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप जागरूक हैं तो कम से कम 50 शब्द जरूर चेक करिएगा कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि यौगिक या रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो अगले भाग में हम अगले आधार पर बात करेंगे। आज यहीं पर वीडियो को हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिए, इसी वक्त लाइक कर दीजिए, ताकि अगला भाग आपको भी अच्छा लगे, और इसको शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके। नमस्कार।